News. Welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about physiotherapy management of shoulder arthroplasty. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शोल्डर आर्थोप्लास्टी का पीटी मैनेजमेंट। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने टीके डिस्कस किया है, मीन्स टोटल नी रिप्लेसमेंट, और उससे पहले हम हिप रिप्लेसमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं शोल्डर आर्थोप्लास्टी के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपका कोई टॉपिक है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आगे कोशिश करूँगी उसे कंप्लीट करने की। ओके, तो शोल्डर आर्थोप्लास्टी एक्चुअल होता है क्या, थोड़ा सा इंट्रो समझ लेते हैं। मीन्स जब भी कोई लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन है, स्टेज 3 की कंडीशन है, या सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हुआ, या हमारे शोल्डर जॉइंट का कम्यूटेटिव फ्रैक्चर हुआ, मीन्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हमें आर्थोप्लास्टी की रिक्वायर्ड होती है। तो आर्थोप्लास्टी जो होते हैं शोल्डर जॉइंट पर, देयर आर 3 टाइप से होता है। जैसे फर्स्ट बोलते हैं हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी, जिसमें कि इसे पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है। एंड टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट एक होता है जिसमें कि हमें टोटली शोल्डर जॉइंट मीन जेएस जॉइंट को रिप्लेस करना होता है। एंड एक होता है रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, जिसमें कि रिवर्स मीन्स हेड ऑफ ह्यूमरस की जगह हम ग्लूनोड कैविटी को लाते हैं, ग्लूनोड कैविटी की जगह हेड ऑफ ह्यूमरस को लेके आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में। हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी क्या होता है, जब सीवियरली कम्यूटेड फ्रैक्चर होता है हमारे, जैसे कि प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे हुआ है, तो उस कंडीशन में हम जो आर्थोप्लास्टी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हेड ऑफ ह्यूमरस के रिप्लेस कर देते हैं एक मेटालिक प्रोस्थेसिस का यूज़ कर देते हैं। तो मेटालिक प्रोस्थेसिस जब हेड ऑफ ह्यूमरस पे ही ओनली यूज़ किया जाता है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस, तो उसे हम बोलते हैं हेमी रिप्लेसमेंट। और टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसे भी रिप्लेस कर दिया गया है, जो ग्लूनोड कैविटी है उसे भी रिप्लेस कर दिया एक मेटालिक बॉल प्रोस्थेसिस का यूज़ करके। ओके, एंड रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी में क्या होता है कि जहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लूनोड कैविटी को, वहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। मीन्स हेड इज प्लेस कर देते हैं ग्लूनोड साइड, एंड ग्लूनोड कैविटी का जो ग्लूनोड कैविटी मीन्स कफ है उसे प्रेस कर देते हैं ह्यूमरस साइड। तो आई होप आप समझ गए होंगे तीनों टेक्निक्स, तीनों टाइप से जो शोल्डर आर्थोप्लास्टी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम प्री मैनेजमेंट डिस्कस करना है तो हमारे कुछ गोल्स हैं प्री ऑपरेटिव फेज़ के और ऑपरेटिव फेज़ के। तो प्री ऑपरेटिव फेज़ में कुछ गोल्स होते हैं, लाइक प्रिपेयर द पेशेंट फॉर अ सर्जरी, जबकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को पहले आपको प्रिपेयर करना है, पेशेंट को उसकी कंडीशंस के बारे में बताना है, पेशेंट को मोटिवेट करना है। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंट एनी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि बहुत टाइम तक पेशेंट बेड रिडन रहेगा तो कोई भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हॉस्पिटलाइज रहता है पेशेंट तो जो लंग्स इन्फेक्शन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रिपेयर पेशेंट साइकोलॉजिकली, एंड पेशेंट स्टैंड पावर एंड्योरेंस ऑफ द मसल्स ग्रुप अराउंड टू द शोल्डर गार्ड। तो ये तो हो गए हमारे प्री ऑपरेटिव एम्स। अब सबसे पहले जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंट एजुकेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पेशेंट को उसका बारे में बताना, उसकी कंडीशंस के बारे में बताना है, और उसे बताना कि आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी कराना, क्या क्या अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आफ्टर सर्जरी, क्या क्या कॉन्टेक्चर डेवलप हो सकते हैं, क्या क्या उसके मूवमेंट्स हैं वो लॉस हो सकते हैं। तो वो सारा कुछ पेशेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। Before the surgery, physiotherapist must make patient aware about the procedure and outcome of the surgery. And he should explain the complication of surgery like decreased range of motion, stiffness, pain, gait abnormality. And physiotherapist should explain physiotherapy is important after surgery. कितना important है after surgery. And teach proper limb positioning and of a operated limb. Sorry, यहाँ lag. To avoid dislocation of the prosthesis in the post-operative period. मीन्स प्रॉपर पोजिशनिंग पेशेंट को बताना है, पेशेंट को बताना है कि आपको अगेंस्ट ग्रेविटी अपने लिम्ब को नहीं रखना है। अगेंस्ट ग्रेविटी रखेगा तो तुरंत ही डिसलोकेशन हो जाएगा। तो ग्रेविटी असिस्ट करा के आपको पोजिशनिंग पेशेंट को बतानी होगी, सिखानी होगी। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो डीप ब्रीदिंग या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कराएंगे पेशेंट को, जिससे कि रिलैक्स हो जाएगा। एंड पेशेंट को सिखाएंगे कि कैसे अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी, पेन को कम कर सकता है ब्रीदिंग की हेल्प से। वेंटिलेशन हो गया, वाइटल कैपेसिटीज़ हो गई, उनको इम्प्रूव करेगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कफ क्लियर कराएंगे पेशेंट को, जिससे कि उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्लियर बना रहे, कोई भी इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। इतनी सारी सराउंडिंग मसल्स होती है तो उनको भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, मसल्स एट्रोफी हो जाएगा। और जो पेशेंट का नॉर्मल लिम्ब है, मीन्स जो नॉर्मल हैंड है
शोल्डर जॉइंट है उस पे सारी एक्सरसाइज पेशेंट को कराना है। थोरेसिक की सारी एक्सरसाइज करानी है, हैंड की, एल्बो की, शोल्डर जॉइंट की, रिस्ट की सारी एक्सरसाइज करानी है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करानी है। और जो इन्वॉल्व लिम्ब है उसको शोल्डर जॉइंट को छोड़ के एल्बो जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, एमसीपी, आईपी, डीआईपी जॉइंट जितने सारे हैं सब पे पेशेंट को एक्सरसाइज करानी है। ओके, जिससे कि क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन बना रहे पेशेंट में, तो मसल्स एट्रोफी ना हो। Active range of motion exercise of elbow, wrist, MCP, IP joint are done in flexion extension to prevent stiffness. जब मूवमेंट्स होते रहेंगे तो स्टिफनेस नहीं होगी मसल्स में। रेपिटेशन 10 टाइम रेपिटेशंस रहेंगे 2 टाइम अ डे। ग्रिप स्ट्रेंथिंग कराएंगे, स्क्वीज, स्माइली बॉल और टॉवल। आइसोमेट्रिक्स कराएंगे जो भी इन्वॉल्व एरिया है, लाइक जैसे कि हमारे डेल्टोइड है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स है, ट्रिपेजियस हो गई, रोम्बॉइड्स हो गई, तो इस एरिया पे क्या कराएंगे, आइसोमेट्रिक्स करा सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारे रोटेटर कफ मसल्स हो गए उनके लिए करा सकते हैं, जिससे कि मसल्स में मीन्स एट्रोफी नहीं होगी। ओके, इनिशियली विथ सब मैक्सिमल कॉन्ट्रेक्शन एंड देन विथ मैक्सिमल कॉन्ट्रेक्शन। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन कराएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रोग्रेस करा के मैक्सिमल कॉन्ट्रेक्शन कराएंगे पेशेंट को आइसोमेट्रिक की, जिसका जो होल्डिंग टाइम रहेगा 10 सेकेंड का रहेगा। रेपिटेशन 10 टाइम रेपिटेशन रहेंगे 2 टाइम्स आर डेज। ओके, नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज का क्या क्या गोल्स रहेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स आफ्टर सर्जरी कुछ दिन पेशेंट को हमने प्रिपेयर किया, पेशेंट को सिखाया कि कैसे पेशेंट को एक्सरसाइज करनी है, पेशेंट को हमने एक्टिविटीज़ करने के लिए, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमने नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल हैंड था उसको स्ट्रेंथिंग डेवलप कर दी, जिससे कि पेशेंट अपना ईजिली काम कर सके। एंड पेशेंट बेड रिडन रहेगा तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सारी पेशेंट को सिखा दे। मैंने मतलब हम लोगों ने क्या किया, फिजियोथेरेपिस्ट ने प्रिपेयर कर दिया पेशेंट को आफ्टर सर्जरी के लिए। सर्जरी हो गई पेशेंट की, आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या गोल्स रहेंगे, रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, प्रिवेंट डिसलोकेशन, प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, फंक्शनल स्टेटस ऑफ अ होल लिम्ब, improve range of motion and strength of the muscles and gait training of the patient। ओके, तो फर्स्ट है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं। अप्लाई ओवर द पेनफुल साइड, इट विल हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, एनालिसिस से इफेक्ट देता है। कोई स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो इसे पेशेंट क्या करे, क्रायोथेरेपी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। डोज क्या रहेगा, 10 to 15 मिनट्स का डोज रहेगा 2 टाइम्स अ डे। आफ्टर 2 वीक मोस्ट इट बी यूज 15 मिनट्स एंड आइज एट द एंड ऑफ द सेशन। अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे, पल्स अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे, इंटेंसिटी रहेगी 0.5 to 1 बार पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़। तो ये क्या है, पेशेंट के काफ़ी दिन तक जो हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है अल्ट्रासाउंड, तो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली हम अल्ट्रासाउंड नहीं यूज़ करेंगे, पल्स अल्ट्रासाउंड बताए तो मीन्स हमारा जो अल्ट्रासाउंड रहेगा क्रोनिक कंडीशंस में हम यूज़ करेंगे। काफ़ी दिन हो जाएंगे फिर भी पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग फेज में नहीं करेंगे। ओके, साइकिलिंग, इसका जो 1:1 का साइकिलिंग रहेगा या धीरे धीरे 1:5 का साइकिलिंग रहेगा। एंड टाइम करेगा 5 to 10 मिनट्स का रहेगा। टेंस यूज़ कर सकते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए आईएफटी यूज़ कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो पेशेंट को जैसे कि बताना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बतानी है। डायफ्रैग्मेटिक, जो कि पेशेंट के लिए क्या है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगा, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करेगा। एंड पेशेंट की जो वाइटल कैपेसिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करेगा। कफ को भी क्लियर कराना पेशेंट को सिखाना है। सो नेक्स्ट इज आफ्टर सर्जरी। ये तो मैं पेशेंट को रेगुलर कराना ही कराना है। आफ्टर सर्जरी हम डिज़ाइन तैयार करेंगे वीकली वाइज। ओके, तो फर्स्ट 2 वीक में पेशेंट को क्या कराएंगे आप, पेशेंट को सबसे पहले इमोबिलाइज रखेंगे, जिस भी एरिया पे आर्थोप्लास्टी है वो भी आपको असिस्ट रखना है, ग्रेविटी असिस्ट, क्योंकि अगेंस्ट नहीं रखना है, वरना क्या होगा, डिसलोकेशन हो जाएगा जो भी आर्थोप्लास्टी करी है आपने शोल्डर जॉइंट पे। तो the arm is immobilized in a sling under the cloth and no shoulder movement is attempt। कोई भी शोल्डर मूवमेंट नहीं करना है, ओनली कौन से रिस्ट के, हैंड के, फिंगर के मूवमेंट्स करना है। बार बार रिपीट करना है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके, स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाए, पेन भी है धीरे धीरे कम हो जाए। ओके, नेक्स्ट जब वीक 3 to 6 क्या कराना है, थ्री, अभी तक ये नॉर्मल जो अभी तक कराते आए वो तो कराना ही कराना है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। तो 3 to 6 वीक आपको क्या क्या एक्सरसाइज करानी है। The slings can be worn outside the cloth and graduated mobilization is the begin। धीरे मोबिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। क्या है मोबिलाइजेशन, रिलैक्स पैसिव स्विमिंग ऑफ द शोल्डर इन अ स्मॉल रेंज लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन इन बिगिन स्टूप स्टैंडिंग विद द स्लिंग्स। पेशेंट को खड़ा करेंगे स्टूप स्टैंडिंग में, जिसमें कि हमारी जो पेंडुलम एक्सरसाइज होती है, कॉर्डमान एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, वो एक्सरसाइज पेशेंट को कराएंगे, पैसिवली कराएंगे, बहुत स्लोली कराने हैं। तो डन पैसिवली, नंबर मसल्स एफर्ट ऑफ द जीएच मसल्स इज रिक्वायर्ड। Body weight is used to move the extremities back and forth, means forward, backward, side to side, clockwise, anti clockwise। परफॉर्म करना है पेशेंट को 3 times a day। ओके,
लेकिन यहाँ पे जब भी कॉर्मर करा रहे हैं तो पेशेंट का जो शोल्डर जॉइंट पे है वहाँ पे थोड़ा-सा जो थेरेपिस्ट है उसे ना असिस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम होगा पेशेंट को आफ्टर 3 वीक्स हुए हैं, अभी हो सकता है यूनाइट ना हुआ हो सही से, तो थोड़ा-सा पेशेंट जो थेरेपिस्ट है वो स्टेबल करने के लिए हेल्प करा सकता है पेशेंट के। नेक्स्ट क्या कराएँगे, 3 वीक में ही अबडक्शन एंड एडक्शन कैन बी इनिशिएटेड इन अ स्लिंग सस्पेंस विद अ टोटल आर्म सपोर्ट। जो सस्पेंशन थेरेपी होती है, स्लिंग्स होते हैं, उससे आर्म को सपोर्ट देना है पूरा, और धीरे-धीरे पे जो थेरेपिस्ट है वो अबडक्शन एंड एडक्शन कराएगा बहुत स्मॉल रेंज में, वो भी पैसिव मूवमेंट्स कराने हैं इन सुपाइन पोजीशन एंड कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट्स सीपीएम मशीन का यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स करा सकते हैं जो पेशेंट है, और कुछ रेंज उसमें सेट कर देंगे। इनिशियल सेट रहेगा तो आप 40 डिग्री से ज़्यादा की जो रेंज है वो उसमें सेट नहीं करेंगे, 40 टू 550 ओनली। धीरे-धीरे प्रोग्रेस करेंगे। एक्टिव असिस्टेड फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एब्डक्शन एडक्शन आर इनिशिएटेड द पेशेंट इन अ सुपाइन पोजीशन। जब सुपाइन पोजीशन में रहेगा तो सारी चीज़ें स्टार्ट करा देंगे, और जहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है लाइक एडक्शन और अबडक्शन मूवमेंट्स में, रोटेशन मूवमेंट्स तो नहीं कराना है, अभी एडक्शन अबडक्शन कराना है तो पेशेंट को पेन होगा, जो थेरेपिस्ट है थेरेपिस्ट सपोर्ट देगा। विद द एल्बो मेंटेन 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन थ्रू आउट द फिजियोथेरेपिस्ट स्टेबलाइज द शोल्डर गर्डल एंड टेक द टोटल वेट ऑफ द आर्म। अल्टरनेट सीपीएम इज़ यूज्ड टू द ग्रेट एडवांस। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट में भी लिखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट है वो शोल्डर गर्डर की जो शोल्डर गर्डर एरिया है वहाँ पे थोड़ा देर स्टेबलाइज करेगा, जिससे कि पेशेंट का जो वेट है वो शिफ्ट ना हो आर्म पे, जिससे पेशेंट इजीली कर सके। और सुनेक्स्ट जो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन तो हमें इंक्रीज करना ही करना है, रेगुलर इंक्रीज करना है रेंज ऑफ मोशन को, या स्टैंडिंग स्विमिंग ऑफ द एल्बो इन एक्सटेंशन एंड इनकरेज पेशेंट को इनकरेज करना, धीरे धीरे एक्सटेंड करो एल्बो जॉइंट को। एंड क्या है कि अभी तक पेशेंट क्या कर रहा था, पैसिवली हमने मूवमेंट्स कराए, फिर देन असिस्टेड मूवमेंट्स कराए। अब क्या करना है, पेशेंट को प्रोग्रेस कराना है तो हम एक्टिवली पेशेंट को मूवमेंट्स करा देंगे, यदि पॉसिबल हो तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्मॉल वेट का रेजिस्टेंस भी स्टार्ट करा देंगे। पैसिव रेंज जो थी 90 टू 120 डिग्री हमारी मतलब नॉर्मल जो रहती है 120 डिग्री रहती है शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशन। तो धीरे धीरे पैसिव रेंज से हम जो सीपीएम होता है, सीपीएम के थ्रू हम 90 टू 120 डिग्री फ्लेक्शन एलिवेट कर देंगे रेंज ऑफ मोशन को, एंड 70 टू 90 डिग्री abduction शुड बी अटेन्ड बाय दिस टाइम। आफ्टर 3 वीक यहाँ तक रेंज आ जाती है पेशेंट की। अब समझते हैं आफ्टर 6 वीक क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन तो आ गया, मसल से स्ट्रेंथिंग डेवलप कराना है, तो पैसिव रेंज ऑफ लेटरल रोटेशन टू बी इनिशिएटेड। अब धीरे धीरे आफ्टर 6 वीक अब हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे, लाइक मिडल रोटेशन हो गया, लेटरल रोटेशन हो गया, स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली एंड बिगिनिंग विद आर्म बाई साइड ऑफ द बॉडी। धीरे धीरे आर्म को लेके जाएंगे साइड पे, जो थेरेपिस्ट है वो सपोर्ट देगा। अदर मूवमेंट्स टू बी प्रोग्रेस टू एक्टिव रजिस्टर्ड रिजाइन, और जो था अब क्या किया, एक्टिव और रजिस्टर स्टार्ट हो गया है। पैसिव स्ट्रेचिंग, होल्ड रिलैक्स, पीएनएफ टेक्निक, पैसिव सेल्फ स्ट्रेचिंग सेशन इन सुपाइन पोजिशन। अब पेशेंट को सिखा देना है, पीएनएफ टेक्निक सिखा देनी है, सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट को कराना सिखा देना है, जिससे कि रेंज है वो इम्प्रूव हो सके और मसल्स की स्ट्रेंथ भी डेवलप हो सके। Position to be consulted to gain further range of motion, and introduction of the functional activities with guided resistance or assistance should be encouraged. In this majority of the case, adequate functional range of motion and muscles power should be regained by 10 to 12 weeks. अब क्या है, आफ्टर 6 to 12 वीक्स क्या होगा, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन पे भी काम करना है, मसल्स स्ट्रेंथनिंग पे भी काम करना है। 10 to 12 वीक्स क्या है, हमारे मेन फोकस रहेगा मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को डेवलप कराना, क्योंकि बहुत टाइम तक लॉन्ग टाइम तक पोजिशंस नॉर्मल रही, सेम वही पोजीशंस रही जिसमें कि इमोबिलाइज रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी जो रोटेटर कफ की मसल्स होती हैं, हमारी जो स्कैपुलर मसल्स होती हैं, वो क्या होती है, धीरे धीरे इसमें एट्रोफी होती है, इनकी मसल्स जो की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। तो स्ट्रेंथ को डेवलप कराने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कराएंगे, लाइक वेट का यूज़ करेंगे, डम्बल्स का यूज़ करेंगे। To increase GH muscle strength, add light weighted dumbbells or a weight cup and perform flexion, extension, abduction, internal and external rotation for strength. टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्कैपुलर मसल्स, स्कैपुलर मसल्स की भी स्ट्रेंथ डेवलप करानी, मीन्स अपर ट्रेपीजियस की क्या कराएंगे, शोल्डर स्ट्रगिंग कराएंगे। मिडिल ट्रेपीजियस के लिए हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन कराना है इन 90 डिग्री इन प्रोन लाइन। लोअर ट्रेपीजियस क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन करेगा एट ए 135। एंड साइटिस इंटीरियर वॉल्स की, साइटिस एंटीरियर की मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए हम क्या कराएंगे, वॉल स्लाइड्स कराएंगे पेशेंट को, एंड रजिस्टर्ड प्रोटेक्शन कराएंगे थेराबैंड की हेल्प से। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पे नया पॉइंट नहीं है, यहाँ का पॉइंट ऐड है।
इनिशियली विद अ डंबल एंड देन धीरे धीरे क्या करेंगे, थेराबैंड का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जीएच की मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करानी है और स्ट्रेंथ ऑफ स्कैपुलर मसल्स कैसे करानी है, अपर फाइबर की, ट्रापेजियस के, मिडिल फाइबर और लोअर फाइबर के। ओके। और क्या करा सकते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइजेशन करा सकते हैं क्वाड्रीपोड एक्सरसाइज से। क्योंकि अब 10 to 12 वीक्स हो गया है, तो पेशेंट धीरे धीरे पूरा स्ट्रेंथ है उसके आर्म्स में डेवलप हो गई है, एल्बो जॉइंट पे, एंड हमारी जो फोरआर्म की मसल्स हैं, सारी मसल्स जो रोटेटर कफ की मसल्स है, तो स्ट्रेंथिंग तो डेवलप हो गया है। तो आप पेशेंट को क्वाड्रीपोड्स करा दे रही है। क्वाड्रीपोड से क्या होगा कि स्टेबलाइजेशन और एक्सरसाइज जितनी सारी है क्वाड्रीपोड से कराने से और ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो पेशेंट शिफ्ट वेट, इसमें वेट शिफ्टिंग होता है, पार्शियल टू फुल वेट बेयरिंग। Patient shift weight from the left to the right arms, then progress with uninvolved extremities of the table and then with alternate involved shoulder and one leg extension and maintain these positions. तो कैसे स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करानी है, पहले तो पेशेंट को जो ब्रीजिंग होता है, क्वाड्रीपोड एक्सरसाइज होती है, उनमें पेशेंट को कराना है, फिर वेट को शिफ्टिंग कराना है, देन क्या करेंगे, प्रोग्रेस करा देंगे, वन हैंड पे पूरा वेट शिफ्ट कराना है, एंड वन लेग को एलिवेट करा देंगे, वन हैंड को करा देंगे, जो हमारी सुपरमैन पोजीशंस होती है उसमें पेशेंट को करा देंगे एक्सरसाइज। धीरे धीरे ये प्रोग्रेशन हो जाएगा। लास्ट है जब प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज, कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज जैसे कि हमारा क्वाड्रीपोड है, वेट बेयरिंग पोजीशंस हो गई लाइक प्लैंक है, एक्टिवेट मसल्स अराउंड द रोटेटर कफ एंड शोल्डर ब्लेड, क्वाड्रीपोड वेट शिफ्टिंग, क्वाड्रीपोड वेट शिफ्ट विद अनस्टेबल सर्फेसेस। तो ये तो हमारा हो गया पूरा प्रोप्रियोसेप्टिव जिनकी मसल्स को स्ट्रेंथिंग डेवलप करने के, पेशेंट को हमने पूरा प्रिपेयर कर दिया, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर दिया, रिगेन कर दिया उसकी लाइफ में। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बता सकते हैं हमें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।